नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। तो आप सभी को पता है आज आप सभी का पेपर भी है, पेपर फर्स्ट तो सेकंड मीटिंग में है। तो उसके लिए बहुत सारी विशेष और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो पेपर से पूर्व ये वीडियो आप सब ज़रूर देख लेना, ठीक। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर अवश्य किया करें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन। बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आप सब सिर्फ रिवीजन कर लें, ठीक। ओके, जो प्रश्न छूटे हैं हमें लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर देख लें, ठीक। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है आज का। बाल्यावस्था के 4 सामान्य रोगों एवं उनके उपचारों के बारे में बताइए। तो बाल्यावस्था के कुछ सामान्य रोग होते हैं, सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड। ओके, तो पहला आता है अतिसार, जिसे हम डायरिया बोलते हैं। अतिसार बच्चों का एक सामान्य रोग है। विकसित देशों की तुलना में अब भारतवर्ष में गरीबी, अज्ञानता तथा वातावरण के कारण बच्चों में यह रोग होता है। शिशुओं में यह रोग अधिक होता है। अतिसार 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, याद रखना। अतिसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आप डिफाइन कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया भी है अतिसार रोग के बारे में। फिलहाल यहाँ पे पूर्व ईसीसी के तहत पढ़ना है। तो ईसीसी के तहत जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या संक्रमक रहित बीमारियां होती हैं, ये सब पढ़ना है, ठीक। तो आज अतिसार भी इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला अतिसार आता है, बीमारियां जो बच्चों में होती है, ज्वर आता है, कई बीमारियां आती हैं, ठीक। तो आप कॉमन अगर नहीं आ रहा है तो आप कॉमन आपके घर में आसपास कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको देख करके भी आप कुछ रिमेंबर करके लिख सकते हैं, ठीक। असंक्रामक अतिसार, जिसमें ये 2 प्रकार के अतिसार होते हैं, एक असंक्रामक होता है, एक संक्रामक अतिसार, ठीक। असंक्रामक अतिसार जो होता है जीवाणुओं के संक्रमण के कारण नहीं होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक। जो असंक्रामक होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और वहीं पर देखा जाए जो संक्रामक अतिसार होता है वो बहुत घातक होता है, क्योंकि यह संक्रामक अतिसार जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। यह संक्रमण इकोलाई जीवाणु, याद रखना, इकोलाई जीवाणु के द्वारा होता है। यह संक्रमण भयानक होता है। समुचित उपचार के अभाव से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत खतरनाक होता है संक्रमक, जिसमें एंटीबायोटिक बहुत दिया जाता है। ये बच्चों को कई घायल भी कर सकते हैं, ठीक। ये नेक्स्ट आता है, इसके लक्षण आप कैसे जानेंगे कि अतिसार रोग है, डायरिया है, संक्रमक, ठीक। बच्चा 24 घंटे में 5 से 30 बार मल त्याग करता है। 5 से लेकर 30 बार अगर मल त्याग कर रहा है बच्चा तो समझ लेना कि बच्चे को अतिसार है, ठीक। मल एकदम पतला होता है, साथ ही तीव्र गंध व झाग भी देता है, ठीक। मल में खून व श्लेष्मा भी हो सकता है, ठीक। खून भी आ सकता है उसके पॉटी में, ठीक। बच्चों को मल त्याग करने में जोर लगाना पड़ता है। अगर बच्चा मल त्याग कर रहा है, पोटी कर रहा है, तो उसे बहुत प्रेशर देना पड़ता है, तब उसकी पोटी होती है, ठीक। गुदा लाल हो जाती है, गुदा में पीड़ा होने लगती है। उसकी जो गुदा होती है, लिवर होता है, उसमें दर्द भी होने लगता है, ठीक। कारण क्या है? ऊपरी दूध पिलाने से में असावधानी होना, क्योंकि आप जब नप्पल का दूध दे रहे हैं, ऊपरी दूध दे रहे हैं ग्लास से, तो अगर आप असावधानी बरतेंगे तो इससे भी हो सकता है, ठीक। निर्धारित मात्रा व समय पर दूध न पिलाना, ठीक। और समय समय पर दूध भी न देना भी एक कारण हो सकता है। अधिक मात्रा में दूध पिलाना व दूध में चिकनाई अधिक होना, फैट अधिक होना, जैसे कि मलाई और जिसे फैट बोलते हैं ना, फैट अधिक नहीं दिया जाता बच्चों को, ठीक। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना, ठीक। स्तनों व दूध पिलाने की बोतल को स्वच्छता का अभाव होना। अगर दूध का बोतल आप स्वच्छ नहीं रखेंगे, पानी में उबाल करके हमेशा दूध का बोतल रखना चाहिए, ठीक। तभी शिशु को देना चाहिए। शिशु को निमोनिया, कान का रोग होना, ठीक। शिशु का पाचन संस्थान अस्वस्थ एवं निर्बल होना। खाद्य पदार्थों को असुरक्षित रखने के लिए कीटाणुओं का उत्पन्न होना, उपचार, ठीक। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना पेपर ज़रूर सेंड करना, देखते हैं, और ये भी लिखना आपने कितना किया है, ठीक। व्हाट्सअप नंबर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो, ठीक। आप सभी के मैसेज का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, इसलिए मैंने कल आप सभी के लिए ईसीसी का कोई वीडियो भी नहीं दे पाई। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर कोशिश है
आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। जितना वीडियो है अगर आपने सभी देखा होगा तो बहुत अच्छा पेपर होगा। ठीक, उपचार क्या है? बच्चे को पानी उबाल कर पिलाएं। अतिसार होने पर शिशु को कास्टर ऑयल, जो कास्टर ऑयल होता है उसे भी देना चाहिए। 24 घंटे में बाहर का खाना नहीं देना चाहिए। ठीक, बच्चे के द्वारा प्रयुक्त बर्तनों और बोतल को भली भांति साफ करके उबाल कर देना चाहिए। ओके। अतिसार की दशा में ठोस आहार नहीं देना चाहिए। ठीक, तरल आहार जैसा कि आप सबको पता है खिचड़ी वगैरह दिया जाता है ना अतिसार में। रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। गर्मी में अतिसार होने पर अनार के रस की कुछ बूंदें देनी चाहिए। ठीक, अतिसार होने पर कॉर्डिलीवर ऑयल तथा संतरे का रस भी देना चाहिए। ठीक, इन सब उपायों से यदि आपके रोगी बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखलाना चाहिए। ठीक, हमेशा कोशिश रहे अगर बच्चा कोई भी छोटा बच्चा है अगर वो परेशान है, उसे कोई भी पीड़ा है तो आप उसे डॉक्टर को तुरंत ही दिखाएं, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चों में संक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक, पेट में वायु की पीड़ा, ये भी एक बीमारी है जो बच्चों में बहुत जल्दी होता है। ठीक, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पेट में वायु की पीड़ा कैसे होती है, लक्षण जानते हैं। लक्षण है जैसे शिशु को प्रथम माह में प्रायः पेट फूलने की शिकायत हो जाती है, वायु विसर्जित करने में पीड़ा अनुभव होती है, पेट का फूलना, शिशु का लगातार रोना, जंजीर में ऐंठन होना और दूध पीने की इच्छा न होना, टांगे पेट की ओर मोड़ लेना, ये सभी कारण होते हैं पेट में वायु व पीड़ा। ठीक, पेन होता है जो स्टमक पेन होता है बहुत खतरनाक होता है बच्चों। बोतल के द्वारा दूध पीने से शिशु के पेट में वायु का जाना। ठीक, ठंडा दूध पिलाना, असंतुलित भोजन कराना। ओके, 1 मिनट। असंतुलित भोजन कराना भी हो सकता है, दस्त आना और ये कारण हो सकते हैं। भोजन व दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होना, इससे भी क्या होता है बच्चा संक्रमित होता है, वायु चला जाता है। ठीक, पेट में पेट का फेन शुरू हो जाता है। उपचार क्या है? सिर को सहारा देते हुए बच्चे को हथेली और आधा लिटाएं, इससे हाथ में गर्मी उत्पन्न होगी, मांसपेशियों को सहारा मिलता है, ऐसे में वायु विसर्जित होने में सहायता मिलती है। गर्म पानी की थैली से पेट की सिकाई करें, पेट पर मालिश करने से आराम मिलता है। 1 चम्मच ग्राइप वाटर पिलाने से भी आराम मिलता है। यदि इन उपायों से आराम नहीं मिलता तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ज्वर, जी हाँ बच्चों, ज्वर जो फीवर होता है बच्चों में बहुत जल्दी फीवर अटैक करता है, क्योंकि देखा होगा आपने बच्चे बहुत जल्दी बुखार से ग्रसित होते हैं। सामान्यतः शिशु के शरीर का तापमान 99.44 और फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, शिशु की गतिशीलता के साथ ही परिवर्तित होता रहता है। लक्षण क्या है? तापमान का 100 फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। ओके, फिर उसके बाद कुछ समय तक अधिक तापमान का स्थिर होना। ओके, दिन या रात्रि में तापमान का बढ़ना, प्रातःकाल की अपेक्षा सायंकाल में तापमान अधिक होना, बच्चे के चेहरे पर उदासी होना, बच्चे में थकान का महसूस होना, ये सभी होते हैं। ठीक, कारण क्या है? शिशु का शारीरिक रूप से कमजोर होना, संतुलित भोजन का अभाव होना, गले में टॉन्सिल होना, शिशु का ज्वर के रूप में संपर्क में होना, शिशु की सर्दी जुकाम होना। अगर आपको कहीं पर ज्वर बुखार हुआ है तो बच्चे को नहीं लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर बच्चे को आप लेते हैं तो उसे भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके वो इतनी जल्दी अगर कोई भी जैसे कि कोई भी संक्रामक रोग है, कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह लेना पड़ता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी कम होती है, बहुत जल्दी इनको वो संक्रमित होते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक, उपचार, शिशु को हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए, शिशु को नियमित मल त्याग कराएं। जी हाँ, पोटी हमेशा समय समय पर कराते रहें। आवश्यकता अनुसार मिल्क ऑफ मैग्नीशियम देना चाहिए। शिशु को आराम की अवस्था में सुलाना चाहिए। यदि ज्वर 103 फ़ारेनहाइट से व 104 फ़ारेनहाइट है तो अधिक हो तो शरीर में को गीले कपड़े से पोंछना चाहिए। यदि शिशु का ज्वर कम ना हो तो डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये आपका है नेक्स्ट, ये भी बच्चे में बहुत जल्दी पाया जाता है, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया बहुत पाया जाता है बच्चों में। लक्षण क्या है? 4 वर्ष की आयु के बच्चों को यह रोग होता है। सर्दी, जुकाम, ज्वर आदि इसके मुख्य लक्षण होते हैं। निमोनिया में क्या होता है? 103 से 104 फ़ारेनहाइट तापमान के साथ होता है। 2-4 दिन में छाती में कफ भी जम जाते हैं। इससे रोग के होने पर सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे की जान भी जा सकती है, ये बहुत खतरनाक होता है। कारण क्या होता है? ब्रोंकाइटिस श्वास नली एवं श्वास नली से संक्रमित होने पर होता है। निमोनिया फेफड़े, लंग्स के वायु की कोशिका के संक्रमण होने पर होता है।
यह ब्रोंकाइटिस एलर्जी के कारण होता है। उपचार क्या है? इसके उपचार निमोनिया है, जैसे कि निमोनिया में सर्दी लगने से होती है। अगर सर्दी का समय है तो बच्चे को सर्दी से बचाया जाए, ठीक। जबकि ठंडी क्या होता है, जबकि ठंड से बचाने के लिए बच्चों को अधिक से अधिक कपड़े लोग पहनाते हैं, ठीक। जबकि निमोनिया कभी भी हो सकता है यदि बच्चे का कपड़ा देर तक गीला रह जाता है। अगर वो मान लो सूसू पोटी वगैरह कर देता है तो बच्चे का कपड़ा गीला रह जाता है, तो इस समय भी क्या होता है कि ये बच्चों में निमोनिया होने की संभावना रहती है। ठंड में देर तक खेलता रहे, किसी भी प्रकार संक्रमण हो जाए। बच्चों को अधिक कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, ना ही सोते समय अतिरिक्त वस्त्र भी उठाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ मैंने पढ़ाया नहीं था तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो मैंने सोचा आज तो रिवीजन कर लें, ठीक। यूनिसेफ का फुल नेम क्या है? यूनिसेफ का फुल नेम आता ही है, आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूनिसेफ का फुल नेम पूछा जाता है। तो यूनिसेफ का फुल नेम होता है यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ओके। यूनाइटेड वाई से यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये आपका फुल नेम होता है। जबकि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि कहा जाता है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि सॉरी बच्चों, निधि मेरा भी नाम है। इस संस्था का वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम इसकी आवश्यकता अनुसार था, क्योंकि इस संघ की स्थापना द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था, ठीक। याद रखना, यूनिसेफ की स्थापना द्वितीय महायुद्ध के समय हुई थी। उस समय आपातकाल को देखते हुए युद्ध की विभीषिका द्वारा बेघर हुए बच्चों, भूखे तथा कुपोषण से शिकार बच्चों के कल्याण के लिए संघ बनाया गया था तथा नाम दिया गया था। याद रखना, ये फुल नाम है यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक। इस संघ की स्थापना 1946 में हुई। याद रखना, 1946 में हुई थी यूनिसेफ की स्थापना, और प्रथम 4 वर्षों तक इस संघ ने बच्चों के लिए काम किए, और जो द्वितीय विश्व युद्ध में से प्रभावित थे उनके बाद अन्य विकासशील देशों के बच्चों के लिए भी ये विकास का काम करते रहे, ठीक। यूनिसेफ बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए काम करता है। यूनिसेफ की सभी प्रक्रियाएं बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित होती हैं, क्योंकि यूनिसेफ जो होता है संस्था भी जानती है, ठीक। यूनिसेफ एक संस्था है कि हर देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर होता है। बच्चों का संपूर्ण विकास होना चाहिए, नहीं होगा तो देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर कैसे उठाएंगे। अतः हर क्रिया को केंद्र शिशु स्वास्थ्य होना आवश्यक है, ठीक। यूनिसेफ यह भी समझाता है कि विकासशील देशों में गरीबी के कारण निरक्षरता है, क्योंकि धन की कमी से बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते हैं, या निरक्षरता कुपोषण का भी एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि पोषण आहार संबंधी ज्ञान होने पर संतुलित भोजन प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं होता। असंतुलित भोजन के कारण बच्चे अस्वस्थ रहते हैं और गर्भवती कुपोषण का शिकार रहती हैं, अस्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं। यूनिसेफ ने इस परिस्थितियों का अध्ययन किया और अंत में अतः उसका उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं पूरा करना था। यूनिसेफ विकासशील देशों को सरकार तथा जनता की इस काम में मदद करता है। प्रारंभ में यूनिसेफ पूरी सहायता अपनी ओर से करता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण दिशा में काम हो जाए। उसके बाद जब एक बार क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं तो यूनिसेफ निर्देश देने और परीक्षण देने का काम करता है, ठीक। आवश्यकता पड़ने पर यथासंभव अन्य सहयोग भी देता है। यूनिसेफ विभिन्न देशों के बच्चों के विकास संबंधी योजनाएं बनाने में भी उन देशों की सहायता देता है। योजना बन जाने पर उन्हें पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता देता है। अन्य सामान उपकरण जिसकी आवश्यकता होती है उसका प्रबंध भी ये यूनिसेफ ही करता है। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि समय बहुत कम है। फिलहाल आप सबने रिवीजन किया होगा। तो यूनिसेफ का कार्यक्रम क्या होता है? बच्चों के लिए सेवा योजना बनाना है, दूध पाउडर बांटना है, पोषण आहार क्षेत्र में काम करना है, ठीक। बच्चों को प्रभावित करने वाले रोगों से नियंत्रण हेतु काम करना है। मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है तथा उससे संबंधित परीक्षण देना है। WHO जानते हो? WHO इसका फुल नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये भी आपके यूनिसेफ की तरह ही काम करता है, ठीक। आपातकालीन
जैसे प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के समय बच्चों और माताओं हेतु आपातकालीन सहायता प्रदान करना। भारत में यूनिसेफ द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। भारत में 1949 में यूनिसेफ काम कर रहा था। ठीक, 49 से में 150 टन दूध का पाउडर बांटा गया था। फल सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज तथा खेती के उपकरण प्रदान किए गए थे। ठीक, युवा वर्ग तथा पाठशाला के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं हेतु प्रशिक्षण का प्रबंध कराया गया था। माँ तथा बच्चों के स्वास्थ्य हेतु दवाइयाँ, जीवन सत्व, खनिज लवण की गोलियाँ बांटी गई थी। ठीक, ये आपका यूनिसेफ के द्वारा किया गया था आपके इंडिया में। ठीक, इंडिया में और क्या किया गया था? यूनिसेफ ने भारत में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यही है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक, के साथ मिलकर अनेक काम किए। कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं, जैसे कि मातृ शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। इस योजना के अंतर्गत यूनिसेफ ने भारत में 3000 से अधिक मातृ शिशु कल्याण केंद्र प्रारंभ करने में मदद की थी। ठीक, प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर आता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन्होंने क्या किया? यूनिसेफ ने केवल मातृ शिशु कल्याण केंद्र ही नहीं खोले, इसके सुसंचालन हेतु देश के कई राज्यों में मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग के अंतर्गत डॉक्टर तथा नर्सों का प्रशिक्षण, सुविधाएं, छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना अभी भी इस संगठन के कार्य कर रहा है। ठीक, ये यूनिसेफ सबसे पहले यूनिसेफ ने कोलकाता में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन को मातृ एवं शिशु केंद्र खोलने के लिए अनुदान दिया था। सबसे पहले ये कहाँ पे खुला था? कोलकाता में हुआ था। 1 मिनट बच्चों। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, जो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग थी, भारतीय युवा वर्ग को तकनीक शिक्षा देने के लिए यूनिसेफ ने प्रशिक्षण का प्रदान किया, जिसमें भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से सहयोग भी मिला था। पोषण संबंधी कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ ने बच्चों को दूध बांटा था। पौष्टिक आहार प्राप्ति हेतु उत्तम बीज, खेती के लिए तकनीकी का उपकरण, मुर्गी तथा मछली पालन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था। भारत के कई शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद में दूध की डेयरियों की स्थापना की। प्रोटीन युक्त तथा प्रोटीन बहुमूल्य आहार उत्पादन केंद्र खोले। कुपोषण दूर करने के लिए पोषण शिक्षा के कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, फिल्म प्रदर्शनी, प्रशिक्षण का प्रबंध किया। गर्भवती महिला, प्रसूता, नवजात शिशुओं के लिए गांव के सामुदायिक केंद्रों की मदद से निःशुल्क दूध का वितरण करवाया। बच्चों में जीवन सत्व एवं आयोडीन युक्त नमक तथा लोह युक्त गोलियों का निःशुल्क वितरण करवाया, ताकि बच्चे के नेत्र सही रहें, घेंघा तथा रक्त अल्पता जैसे रोग ना हो। ये बच्चों जो विटामिन ए है, ये अभी भी आपकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर वितरण होता रहता है, गांव में भी आता रहता है। ठीक, स्वास्थ्य सेवा में क्या यूनिसेफ ने योगदान दिया? स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ ने अनेक बीमारियों के उन्मूलन के लिए काम किया, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिलहाल ऐसे जान लें। मलेरिया उन्मूलन में, इसमें इन्होंने जहां प्रतिवर्ष 14,000 टन DDT का उत्पादन हुआ। ठीक, और क्षय रोग, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, TB होता है, BCG की वैक्सीन, ये सब भारतवर्ष को बीमारी के टीके, BCG की वैक्सीन, उपकरण तथा वाहन दिए। चेन्नई में इसके लिए एक प्रयोगशाला खोली गई, जिसमें प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया। घेंघा रोग के लिए यूनिसेफ ने राजस्थान में 1600 टन उत्पादन की क्षमता वाले आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की, जिससे क्या होता, देश के सभी जिस भाग में घेंघा रोग ज़्यादा फैल रहा था वहाँ पर आयोडीन नमक का वितरण किया गया। ठीक, चेचक उन्मूलन, जो चेचक आता है आप सबको पता है, उसका टीका भी यूनिसेफ के द्वारा रखा गया। ट्रिपल वैक्सीन जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, तीनों बीमारियों से बचने के लिए ट्रिपल वैक्सीन का उत्पादन किया गया, कसौली में खोला गया था। ठीक, पेंसिलिन जो पिंपरी पूना के पास है, यूनिसेफ की मदद से पेंसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन भारत सरकार ने किया। ठीक, कोढ़ रोग जो लेप्रोसी होता है, इस रोग से लड़ने के लिए भारत सरकार के आग्रह पर यूनिसेफ ने डेप्रोसन की गोली, उपकरण का तथा वाहन दिए। ठीक, ट्रेकोमा है, इस बीमारी से लड़ने के लिए देश ने
देश के कई राज्यों को सहायता प्रदान की। ठीक, अपंग बच्चों की सहायता के लिए यूनिसेफ ने बहुत कार्य किए। परिवार कल्याण के लिए, जैसा कि आप सबको पता है, परिवार नियोजन आपने पढ़ा होगा, परिवार कल्याण के लिए भी इसने बहुत ही योगदान दिए, जैसे कि ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी तथा निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई यूनिसेफ के तहत। ठीक, आर्थिक सहायता प्रदान की। अब आइए, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके पेपर में आ सकता है, आ सकता नहीं, ये आएगा ही एक प्रश्न, क्योंकि एनईपी के तहत आपका सिलेबस भी रखा गया है। वर्ष 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता तब महसूस हुई जब कांग्रेस सांसद लेस प्रसाद ने शिक्षा के लिए देश के दृष्टिकोण और दर्शन की कमी के लिए सरकार की क्या की आलोचना की थी। उसी वर्ष सरकार ने भारत में सम्मान 1 मिनट बच्चों राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया और तत्कालीन यूजीसी अध्यक्ष डीएस कटहरी की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। ठीक, ये आप छोड़ दो, ये इतना आपका एक 1968 में हुआ, फिर 1986 में, फिर 1992 और फिर इसके बाद आता है आपका 2020 में 2020 में 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जगह ले ली है। नीति 5+3+3+4 पैटर्न पर केंद्रित है। ठीक, जिसके अनुसार छात्र की शिक्षा 4 अलग अलग चरणों में पूरी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020। नई शिक्षा नीति लागू करने के पीछे अनेक उद्देश्य हैं, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के ढांचे में सुधार लाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। जैसे फर्स्ट आता है एनईसी की स्थापना। सेकेंड है शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुदृढ़ बनाना, व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक ध्यान देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद करने के लिए आवश्यक सुधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा के ढांचे में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, इसकी विशेषताएं क्या है? फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्थायी शिक्षा प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या है? पहला है सामर्थ्य, दूसरा गुणवत्ता, तीसरा पहुंच, चौथा हिस्सेदारी, पांचवा जवाबदेही। इसमें ये सभी शामिल हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिशें कौन सी हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा प्रणाली का मुख्य रूप से पाठ्यक्रम की रूपरेखा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीआई अधिनियम। ठीक, इसके तहत बच्चों को 6 से 8 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है आरटी अधिनियम के तहत। ठीक, आदि में सुधार की सिफारिश करता है। एनईपी 2020 की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। इसकी सिफारिशें क्या है? पहला है आपका बचपन की देखभाल और शिक्षा, जैसे कि आप अर्ली चाइल्डहुड केयर आप पढ़ रहे हो, उसी के तहत है। चूँकि एनईपी ने प्रारंभिक बचपन में माध्यमिक शिक्षा स्कूल शुरू किया था, नीति यह भी सिफारिश करती है कि शिक्षा और प्रारंभिक बचपन की देखभाल 2 भागों में एक पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया जाए। यह निम्न प्रकार है। पहला है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे छात्रों के लिए शैक्षिक ढांचा तैयार करना, 3 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता और शिक्षक के लिए दिशा निर्देश देना। इसमें आंगनबाड़ी की गुणवत्ता में सुधार और विस्तार करने के लिए विचार को सामने रखना। बच्चों, आंगनबाड़ी जो नहीं पढ़े हैं जा कर के पढ़ लें चैनल पर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगनबाड़ी से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। उसके बाद आता है, ये आप देख लिया, पाठचर्चा की रूपरेखा क्या तैयार की एनईपी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के लिए 5+3+3+4 पैटर्न को अपनाती है। इस पैटर्न के अनुसार शिक्षा एक विभाजन होगा। ठीक, आइए मारिया मोंटेसरी जी के बारे में जान लेते हैं। मैंने फिलहाल पढ़ाया है, तो ये मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आप सब फिर से दोबारा रिवीजन कर लें, क्योंकि पेपर में आ सकता है। तो मारिया मोंटेसरी विधि क्या है? मोंटेसरी पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विधि क्या है? 3 से 6
वर्ष के बीच आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। इस पद्धति में खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है या वह सभी वस्तुएं जो बालक को खिलौने के रूप में दी जाती हैं उसे मंटेसरी शिक्षाप्रद सामग्री कहकर पुकारा जाता है। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंटेसरी जी के बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया है। ठीक, मंटेसरी शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम बच्चों को ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कराया जाता है, जिसके तहत शिशुओं में स्पर्श और श्रवण संबंधी ज्ञानेंद्रियों को दीक्षित किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, फिर पढ़ना सिखाया जाता है। मारिया मंटेसरी के शिक्षा सिद्धांत क्या थे? स्वतंत्रता था पहला, दूसरा विकास पर आधारित, तीसरा स्वच्छंदता। ठीक, यही 3 सिद्धांत थे। इन्हीं 3 सिद्धांतों पर इन्होंने कार्य किया। ये रहा आपका। फिर आइए जानते हैं मारिया मंटेसरी के। ये आप लिख सकते हो, स्वतंत्रता, बच्चे को स्वतंत्र रूप से पढ़ाना, वो खुद करके सीखें। ठीक, विकास पर आधारित कार्य किया जाता था, स्वच्छंदता था। ठीक, आप लिख सकते हो। मारिया मंटेसरी की प्रणाली को विशेषता क्या है? तो विशेषता शिक्षण की वह विधि खेल पर आधारित विधि है। इस पद्धति में बच्चों को स्वराज होता है, शिशुओं को क्रिया करने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। मारिया मंटेसरी प्रणाली के शिशुओं को दंडित नहीं किया जाता है। मारिया मंटेसरी पद्धति की कोई पाठशाला नहीं होती है। ठीक, मंटेसरी के शिक्षा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इनका शिक्षा के सिद्धांत क्या थे? मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, शिक्षा का इनका सिद्धांत था मनोवैज्ञानिक आधार पर। ये एक डॉक्टर भी थी, नर्स भी थी। ठीक, आधार पर महत्वपूर्ण मंटेसरी से पहले के शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया। रूसो में ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक को बालक का अध्ययन का अवश्य करना चाहिए, किंतु उसके सिद्धांत पर अतिवाद का दर्शन नहीं कराते रहना चाहिए। पेस्टोलॉजी में भी शिक्षक को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहा और उन्हें अनुसंधान का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हार्वर्ड ने पूर्व, प्रत्यक्ष तथा प्रत्यय के सिद्धांतों को लेकर शिक्षा जगत में बड़ा ही योगदान दिया। ठीक, उपकार किया। मंटेसरी ने प्राकृतिकवाद से प्रभावित थी और पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक के प्रति भी उसका आकर्षक था। ठीक, और उन्होंने पेस्टोलॉजी के काम को आगे बढ़ाया और उस शिक्षण पद्धति को नवीन मनोवैज्ञानिक पर आधारित किया। मंटेसरी के शिक्षा सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित है। जैसे स्वतंत्रता पर मैंने बताया 3 ही थे ना, और तो पहला ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। फिलहाल देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। स्वतंत्रता पर रूसो की भांति मंटेसरी भी बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थी और ठीक, बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अत्यधिक नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। बालक को अपनी रुचि के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। सही शिक्षा, प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण भी देना चाहिए। ठीक, ऐसे करके मंटेसरी के बालक पर मूल प्रवृत्तियों पर, रुचियों पर, शिक्षा पर आधार माना जाता है। उसके अनुसार स्वतंत्र वातावरण शिक्षा देने का उद्देश्य है बालक को स्वावलंबन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि गुणों का उत्पन्न करना है। व्यक्तित्व का विकास, मंटेसरी के अनुसार शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, किंतु यह विकास आंतरिक होता है। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी करता है। ठीक, मंटेसरी के बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। उन्होंने बताया कि बालक जो कुछ भी आगे बनना चाहता है उसमें जन्म से लेकर के समय से बीज रूप में निहित रहता, अतः शिक्षक का कार्य जन्म के समय उपस्थित शक्तियों के विकास का वातावरण प्रदान करता है। ठीक, मंटेसरी जी ने कि और आत्म शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने कहा कि आत्म शिक्षा की सच्ची वही शिक्षा वही है जिसमें बालक अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं सीखता है। ठीक, इतना याद रखना। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, जिसमें इन्होंने देखकर, सुनकर, करके ये कार्य पर जोर दिया था, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक, यही फिर से आ गया। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये है कामेंद्रियों पर। इसमें भी इन्होंने अंगों के सही संचालन की शिक्षा दी, क्योंकि जब बच्चे शरीर के सभी अंग सबल बने रहेंगे तभी वो सही से सीख सकते हैं। इसमें लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना आदि को कठिन हो जाएगा अगर वो बच्चे खुद की मांसपेशियों को साधा ना गया तो। ठीक, खेल द्वारा विधि शिक्षा, खेल खेल में बच्चे को सिखाना, पढ़ाना, ये सब। ठीक, व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा, समय बहुत कम है। ठीक, तार्किक अनुशासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। उपयुक्त वातावरण, ये सभी सिद्धांत मारिया मंटेसरी के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं
आप सबसे बोलूँगी बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। कोठारी आयोग क्या है, इसकी सिफारिश का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका शिक्षा आयोग है, कोठारी कमीशन सन 1964 या 1966, ठीक। इसमें क्या हुआ था, 14 जुलाई सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की। जैसा मैंने पहले ही बताया NEP में कि कोठारी के द्वारा नई शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी, जिसमें कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1964 में हुई थी। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने अपने भाषण में कहा था, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, शिक्षा के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों में लाभ पहुंचाएगा। ठीक, ये इन्होंने कहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये जान लेते हैं इसके उद्देश्य क्या थे कोठारी आयोग के। इसके मुख्य उद्देश्य थे शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास होना और सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण और तत्कालिक शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसकी तत्कालीन कमियों व व्याप्त असंतोष के कारण का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना। बच्चों, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, अभी कल ड्रिप भी, ग्लूकोज भी चढ़ा, जिसके कारण हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक, तो अगर वीडियो फास्ट लग रही या सुनाई नहीं दे रहा है तो आप ईयरफोन लगा के अच्छे से समझने का प्रयास करें कि ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिश, अगर हम तेज़ से बोलेंगे तो इतना मेरे सॉरी बच्चों, पर आप ऐसे याद कर लेना। ठीक, ये आ सकता है पेपर में। आयोग के, अब मेरी एनर्जी लॉस हो चुकी है, बोलने में दिक्कत भी हो रही है। ठीक, तो सिफारिशों में से देश भर में 10+2+3 ये आपका कोठारी आयोग के द्वारा पैटर्न रखा गया था। जबकि नई शिक्षा नीति जो आपका 2020 आता है, इसमें NEP में, इसमें आपका 5+3+3+2 ये रखा गया। ठीक, यहाँ पे ये था। ठीक, याद रखना। फिर उसके बाद इस योग में सलाह दिया गया था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मंटेसरी, किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम हैं, उन्हें पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाए। ठीक, यहीं पर ये नाम दिया गया था, प्राथमिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक स्कूल। ठीक, इस आयोग में 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 11वीं से 12वीं की हायर सेकेंडरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्नातक अध्ययन की 3 साल की करने का सुझाव दिया गया था। स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित किए गए थे। राष्ट्रीय अवकाश करने का सुझाव भी दिया गया था। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करें। राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी लगाई जाए। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर अधिक जोर दिया था। ठीक, बस इतना है बच्चों, पढ़ लेते हैं। आप सबका पेपर अच्छा हो, बस यही मेरी कामना है। विद्यालय शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण संबंधी केंद्र ने इसके सुझाव थे। ठीक, रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, ओके, आयोग के सुझाव थे। केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा में 2 स्तर बना दिए जाएं। पहले भाग में कक्षा 1 से 5 और दूसरे भाग में 6 से 8 तक होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों को पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किया। ठीक, उसके बाद उन सिद्धांतों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके साथ ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र भी प्रस्तुत किया था। ठीक, प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए। इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। डे केयर सेंटर क्या है? डे केयर सेंटर मैंने जैसे मारिया मंटेसरी का है, वैसे ये डे केयर भी सेंटर था। इसके लाभ हानि क्या है? डे केयर सेंटर पहले जान लेते हैं क्या है। बच्चों,
आजकल बच्चों को डे केयर में रखने का चलन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि वजह है पेरेंट्स का कामकाजी होना। अगर महिलाएं लेडीज़ कार्य कर रही हैं तो वो डे केयर में रख जाती हैं बच्चे को। घर पर किसी के नहीं होने के कारण माँ बाप को हार कर अपने छोटे से बच्चे को डे केयर में उसकी देखभाल के लिए छोड़ना पड़ता है। डे केयर की मदद से एक तरफ जहाँ बच्चे को देखभाल अच्छी होती है, तो वहीं बच्चों के विकास पर विपरीत असर भी पड़ता है। माता पिता का देर तक बच्चों से दूर रहने होने के कारण उनका और उनके बच्चे के बीच लगाव कम हो जाता है, उनका आपसी लगाव कम होने लगता है। कामकाजी माता पिता और एकांकी परिवार बढ़ने के कारण बच्चों की देखभाल एक बड़ी समस्या होती जा रही है। ऐसे में लोग बच्चों को संभालने के लिए उनकी देखभाल के लिए डे केयर सेंटर की मदद लेते हैं। डे केयर सेंटर में बेनिफिट ऑफ डे केयर सेंटर, इसके लाभ क्या हैं? बच्चों को देखभाल के लिए आज आया या फिर डे केयर जैसे विकल्प मौजूद हैं। हालांकि घर में जो को आया आती है ना, आया को रखा जाता है या फिर डे केयर सेंटर पर रखा जाता है। हालांकि आया को घर पर रखने के मुकाबले बच्चों को डे केयर में भेजना ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि इसलिए अधिकतर माता पिता डे केयर को ही चुनते हैं अपने बच्चे की देखभाल के लिए। डे केयर में क्या होता है कि एक दूसरे को जाने का मौका मिलता है। डे केयर के नियम हर माता पिता के लिए एक जैसे होते हैं, जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। डे केयर में जैसे बच्चे को छोड़ने और ले जाने के समय में कोई फेर बदल नहीं होता है। लोग को दूसरे पेरेंट्स उनके बच्चे से मिलने नहीं, उन्हें समझने, उनकी परेशानी को सुनने का मौका मिलता है। बच्चों की सुरक्षा होती है, बच्चे क्रिएटिव होते हैं। ठीक, डे केयर में भेजने से हानियाँ क्या होती है? निर्णय को प्रभावित होता है। ठीक, ऐसे हानियाँ लिख लेना। बच्चों को डे केयर में भेजने से इन्फेक्शन भी हो सकता है, खतरा हो सकता है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। बीच में कम उनसे लाड प्यार, माता पिता से उनका कनेक्शन भी कम होने लगता है, अट्रैक्टिव भी कम होते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे लिख देना। तो आई होप आप सब ने पूरा वीडियो देखा। जो पूरा वीडियो देखे उन्हें बहुत बहुत थैंक्स, और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, यही मेरी कामना है माता रानी से। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता रानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।